स्टूडेंट, मैं कैलाश सर आप सबका स्वागत करता हूं स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की सीरीज एनिमीज 2.0 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं लेसन 4 वर्ल्ड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों, ये चैप्टर केवल आपके 2 मार्क्स का है, इसके लिए इसे शॉर्ट टाइप फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए आप पूरा चैप्टर पर अपना समय वेस्ट न करते हुए केवल इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर अपना पूर्ण रूप से कंसंट्रेट करें। मैं कहता हूं 100% इनमें से आपका एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का 100% आएगा ही आएगा। ये आपका कैलाश सर का वादा रहा। तो चलिए अपन बने रहते हैं इस वीडियो में, पूरा वीडियो लास्ट तक दिखें, जब जाकर आपके 2 नंबर आएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, 7 से 8 क्वेश्चन बस और आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। पहला बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था? तो विलियम फर्स्ट अपॉइंटेड बिस्मार्क एज हिज चांसलर। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया टू सॉल्व इस विवाद को रोकने के लिए। बिस्मार्क वॉज द क्लियर पॉलिटिशियन। बिस्मार्क जो है बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था। ही हैड नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल इश्यूज। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों का उसका बड़ा जानकार भी था। एंड वॉज द डिप्लोमेटिकली एफिशिएंट पर्सन, और बड़ी कूटनीतिक कुशलता से परिपूर्ण व्यक्ति भी था। बिस्मार्क बिलीव्ड दैट दिस टाइम बिटवीन 1848 to 49 सी विच वॉज द नेशनलिस्ट हैज वेस्टेड द म्यूचुअल डिबेट्स वॉज देयर मेजर फॉल्ट। बिस्मार्क ये मानता था कि 1948 से 1949 तक जो समय राष्ट्रवाद में वाद विवाद में समझ कर दी है उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ही फेल्ट, उसने महसूस मानता है कि द मेजर डिस्प्यूट ऑफ दैट टाइम कुड नॉट बी सॉल्व थ्रू स्पीसीज एंड थ्रू कॉन्फिडेंस मोशंस, रादर दे कुड नॉट बी ओनली सॉल्व बाय द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये मानते थे कि उस काल की बड़ी समस्याएं भीषण भाषण और बहुमत के प्रताप से नहीं बल्कि रक्त की नीति से ही सुलझ सकती है। फॉर दिस के लिए बिस्मार्क शोड हिज रिजिडनेस। इसलिए बिस्मार्क ने क्या कर दी, अपनी रिजिडनेस दिखाई जब व्हेन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिजेक्टेड हिज प्रपोजल ऑफ पासिंग द मिलिट्री बजट इन ऑर्डर टू मेक पर्शिया ऑफ पावरफुल स्टेट। तब बिस्मार्क ने क्या किया, बड़ा दृढ़ निश्चय हो गया जब संसद के निम्न सदन में ने क्या हुआ, सैन्य बजट क्या कर दिया, ठीक है ना, लोअर हाउस में जब निम्न सदन के पार्लियामेंट निम्न हाउस में जब प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया, तो जो कि पर्शिया को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए था, तो फिर उसने क्या कर दिया, अपनी दृढ़ता का क्या दिया, उसे परिचय दिया। फिर अपन बात करते हैं स्टेप ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली के एकीकरण के चरण क्या है। 4 चरण माने जाते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ काबूर का, ठीक है ना, काबूर लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में काबूर पढ़ते हैं, काबूर का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेपोलियन एंड एनेक्शन ऑफ लोम्बार्डी, नेपोलियन का सहयोग और लोम्बार्डी की प्राप्ति। मर्जर ऑफ सेंट्रल इटली, मध्य इटली का विलय। गैरबाल्डी एंड मर्जर ऑफ नेपल्स एंड सलीली, गैरबाल्डी नेपल्स सलीली का विलय। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो न्यू इन्वेंशन इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए। तो टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ यूरोपियन मार्केट मैनी इन्वेंशंस वर डन इन दिस सेक्टर। यूरोप के अंदर जो है सूती वस्त्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण से जो है वस्त्र उद्योग के अंदर बहुत से आविष्कार हुए। इन 1733 जॉन के इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल लूम, और जॉन के ने फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया। और 1765 में जेम्स ठीक है ना, हार्गवेंज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। 1769 के रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया। और 1779 के अंदर सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल। और 1787 के अंदर एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। चेंज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति ठीक है ना जब हुई
तो उसमें होने वाले आपको परिवर्तन के नाम बताने हैं। तो देखो भाई क्या क्या हुआ। प्रोडक्शन वर्क वाज अर्लियर डन बाय हैंड्स, पहले तो उत्पादन हाथों से होता था। नाउ स्टार्टेड टू बी डन बाय मशीन्स, लेकिन अब क्या होने लगा, मशीनों से होने लगा। टू फिलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओपन, इस्पात की ठीक है ना मांग बढ़ गई, जिसके लिए इस्पात के कारखाने खोल दिए गए। ड्यू टू द यूजर ऑफ पावर ऑपरेटेड मशीन इन एग्रीकल्चर फार्मिंग स्टार्ट टू बी परफॉर्म्ड इन द लार्ज फ्रेम इंस्टेड ऑफ स्मॉल फ्रेम। जब खेती के अंदर जो है शक्ति से चालित मशीनों का यूज़ होने लगा, तो छोटे से पहले लोग खेती छोटे एरिया में करते थे, तो उसके बाद लोगों ने बड़े एरिया में स्टार्ट कर दी। बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, क्योंकि लोगों के पास रुपए क्या हो गए, बढ़ने लगे। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड मशीन शिप्स, तो स्टीम इंजन, भाप इंजन और मशीनी शिप का जब इन आविष्कार होने के कारण से जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशन मशीनिज्म वाज डेवलप्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार भी बड़ा संगठित हुआ। द प्रिंसिपल ऑफ लेस ह्यूमन लेबर एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन वाज इम्प्लीमेंटेड, कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को भी अपनाया गया। और नेक्स्ट बात करते हैं तो कॉज टू स्टार्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ही क्यों प्रारंभ, इसके क्या कारण थे, तो इसके 8 कारण माने जाते हैं। लार्ज कॉलोनियल एम्पायर इन इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोयल माइंस इन नियर बाई एरिया, और लोहे कोयले के आसपास खाने पास होना। प्रोडक्शन ऑफ अकॉर्डेंस विथ कंजप्शन, भोग के अनुकूल उत्पादन होना। अवेलेबिलिटी इन सेमी स्किल्ड लेबर, अर्धकुशल कारीगरों का उपलब्ध हो जाना। फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड वॉर, और फ्रांस की क्रांति और युद्ध। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता। फेवरेबल ज्योग्राफी पोजीशन इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। और लास्ट 8 जो रीजन था, एम्फेसिस ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस की बात करते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आर्थिक और राजनीतिक औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। तो हम एक पहले इकोनॉमिक रिजल्ट, आर्थिक कारण की बात करते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉमर्शियल इंक्रीज इमेंसली एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंस टुक प्लेस, उत्पाद और वाणिज्य असंतुलन वृद्धि हुई। डेवलपमेंट इन सिटीज़ वॉज ग्रेटर देन दैट इन द विलेजेस, ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा नगरों का भी ज़्यादा विकास हुआ। कॉटेज इंडस्ट्री वर डेस्ट्रॉयड, कुटीर उद्योग का क्षतिग्रस्त हो गए। द नेशनल मार्केट गॉट स्टेट प्रोटेक्शन एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलाइज डेवलपमेंट, राष्ट्रीय बाजारों को राज्य द्वारा संरक्षण मिला और औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल रिजल्ट की, ठीक है ना, कि भाई पॉलिटिकल रिजल्ट क्या हुआ निकला भाई इससे, ठीक है। तो राजनीतिक कारण की हम बात करते हैं तो डिमांड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इंक्रीज इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ द मिडिल क्लास, राजनीतिक लोकतंत्र की मांग बढ़ी और मध्य वर्ग की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भी उदय हुआ, ठीक है। कॉलोनियल कंपटीशंस स्टार्टेड थ्रू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और औद्योगिक क्रांति से औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत भी हुई थी। द लेबरर्स बिकम यूनाइटेड एंड स्टार्टेड परफॉर्म मूवमेंट्स टू गेट देयर डिमांड फुलफिल, श्रमिक संगठित हो गए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं गैस्टाइन की संधि के बारे में। तो विलियम एंड फ्रांसिस जोसेफ साइंड द एग्रीमेंट एट द प्लेस कॉल्ड गैस्टाइन ऑन 14 अगस्त 1865 सी, 14 अगस्त 1865 को गैस्टाइन नामक स्थान पर विलियम और फ्रांसिस जोसेफ दोनों ने एक समझौते पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू दिस इस एग्रीमेंट समझौते के अनुसार गैस्टाइन वाज गिवन टू ऑस्ट्रिया एंड सेल्विंग वाज हैंड ओवर टू द पर्शिया। इस समझौते के अनुसार हॉलस्टाइन्स ऑस्ट्रेलिया को और सोलविक प्रशा को दे दिया गया। लोवेनबुर्ग वाज सोल्ड टू पर्शिया, लोवेनबुर्ग भी डची पर्शिया को बेच दिया गया। डची पर्शिया ऑल्सो गॉट द राइट ऑफ द फोर्टिफिकेशन टू द सी पोर्ट नेम किल। गैस्टाइन
किल नामक बंदरगाह पर प्रशासकीय किले बंदी का भी क्या हो गया, अधिकार हो गया। और गैस्टाइन ट्रीटी वॉज पॉलिटिकल मिस्टेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। गैस्टाइन समझो ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक भूल थी। एंड द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विक्ट्री ऑफ बिस्मार्क, और बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी। तो ये अपने बात की अपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री बड़ी आपको टिपिकल लगती है। तो हिस्ट्री को बड़ा इजी बनाने के लिए एक ही तरीका बच्चों, आप बार बार हिस्ट्री को पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़ते रहिए, थोड़ा कंटिन्यूसली। जब आप बराबर हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो मैं कहता हूँ हिस्ट्री बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है। अभी तो अपने पास इतना समय नहीं है, केवल अपने को एग्ज़ाम को केवल क्रैक करना है। तो बाकी जो हैं, जब हमारा ऑफलाइन क्लासेस जो होती है, यानी जब आगे क्लासेस चलती रहेगी, तो जो है हिस्ट्री बड़े ठीक है ना, मज़ेदार ढंग से जो है अपन इसको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो केवल हम क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक ही है, उनको अपने को पूरा करना है और अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए, सीखते रहिए स्टूडियो सॉल्यूशन के क्लास के साथ। SST विद कैलाश सर, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।